हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है राजस्थान की प्रमुख नहरें। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और ये है भूगोल की पाठ योजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जो आपकी जो लेसन प्लान डायरी है, तो उस डायरी के अंदर आपको ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल लेनी है पाठ्य योजना का क्रमांक। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है वो क्रमांक आपको अपनी जो प्रशिक्षण डायरी है उस डायरी के अंदर लेसन प्लान डायरी उसमें डाल लेना है। उसके बाद में आप जिस विद्यालय में आपका अपना प्रशिक्षण या शिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवार, तो आप जिस विद्यालय में अपना प्रशिक्षण प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का जो भी आपका नाम है वो नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद में आपकी जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा आ जाएगी। जैसे कक्षा छठवीं की मैं पाठ्य योजना बना रहा हूँ तो कक्षा 6 आ गया। उसके बाद में आप विषय, तो विषय आज का अपना है भूगोल, तो भूगोल विषय के ऊपर पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद में अपना है प्रकरण, तो आज का जो अपना प्रकरण है राजस्थान की प्रमुख नहरें, नहरों के बारे में अपना क्या है प्रकरण है। तो ये हो गया आपका प्रकरण। उसके बाद में आता है आपका कालांश। जिस कालांश में आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो वो आ जाएगा कालांश। उसके बाद में समय, तो आपका जो भी समय है जैसे समय है अपना 36 मिनट। उसके बाद में आपकी आ जाएगी दिनांक। तो इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय, दिनांक, ये सारी खाना पूर्ति आपको कर लेनी है। उसके बाद में जो आपकी अगले हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य, तो शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब है आप बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका शिक्षण उद्देश्य। तो जिस उद्देश्य से अगर मान लीजिए आप बच्चे के अंदर आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है तो परिवर्तन इन शिक्षण उद्देश्यों में से कौन से वाला है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण उद्देश्य का परिवर्तन। तो शिक्षण उद्देश्य वाले जो टॉपिक है या जो हेडिंग है उसके अंदर आपको दो कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण उद्देश्य का, दूसरा कॉलम बन जाएगा आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर पहला शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे आप ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में पहला परिवर्तन आएगा, छात्र राजस्थान की प्रमुख नहरों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। छात्र राजस्थान की प्रमुख नहरों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। अवबोध के लिए अगर आपको बच्चे में ये परिवर्तन दिखे तो समझ लीजिए कि बच्चे में कौन सा शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, अवबोध का। और तीसरा है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे छात्र राजस्थान की प्रमुख नहरों से ज्ञान प्राप्त का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। छात्र राजस्थान की प्रमुख नहरों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा शिक्षण उद्देश्य आता है आपका कौशल। तो कौशल में आप लिखेंगे राजस्थान की प्रमुख नहरों पर चार्ट तथा मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र राजस्थान की प्रमुख नहरों से संबंधित विचार का सर्जन कर सकेंगे। इसके बाद में आप जो अगला शिक्षण उद्देश्य आता है वो है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखेंगे राजस्थान की प्रमुख नहरों के संप्रत्य पर विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। राजस्थान की प्रमुख संप्रत्य के प्रति सकारात्मक विकास उत्पन्न कर सकेंगे। छठवां आता है आपका अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंदर आप लिखेंगे राजस्थान की प्रमुख नहरें संप्रत्ति के समा का सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो ये आ जाएगा आपका अभिवृत्ति। तो इस तरह से आपके शिक्षण उद्देश्य यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपकी शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी हेडिंग डाल सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक या शिक्षकों को शिक्षण कराते वक्त जो सामग्री शिक्षण में सहायता प्रदान करती है तो हो जाएगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेत हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया इत्यादि। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान के अंदर आपकी ये हेडिंग ये चीज़ें लिख देनी है। उसके पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न कहने का मतलब है प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख भाग होता है। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा उतनी अच्छा आपका जो पाठ्य योजना है वो निकल के आएगी। कहने का मतलब है जो सबसे प्रमुख अंग है, जैसे शरीर का प्रमुख अंग है मस्तिष्क, उसी तरह पाठ्य योजना का प्रमुख अंग है प्रस्तावना प्रश्न।
तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उसका क्या दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं। जिसमें प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया का और तीसरा कॉलम बनेगा छात्र क्रिया का। तो इस तरह से आपको एक कितने कॉलम बना लेने हैं, 3 कॉलम। तो छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे क्या दे देंगे, इसका उत्तर दे देंगे। पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया, पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे वर्षा से। वर्षा से के पानी को किसमें एकत्रित किया जाता है? तालाब या बांध में। तीसरा प्रश्न है, बांध या तालाब के पानी को किसके द्वारा किसानों का उपयोग में लिया जाता है? बच्चे उत्तर दे देंगे नहरों के द्वारा। चौथा प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा, राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दे पाए तो एक तरह से बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो गई। तो ये कैसा प्रश्न हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा? बच्चों, आज हम राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में जो आपकी जो अगली हेडिंग होगी हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा जो बच्चों को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं? 5 कॉलम। जो पहला कॉलम बनेगा आपका वो है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक का कथन का, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र कथन, चौथा कॉलम विधि और पांचवा कॉलम बन जाएगा श्यामपट्ट कार्य का। तो इस तरह से आपको कितने कॉलम बना लेने हैं? 5 कॉलम। इन 5 कॉलम में मैंने पहले बता दिया कि प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा दिया गया? छात्र अध्यापिका द्वारा। तो जो अपना पहला वाला कॉलम है शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा जो शिक्षण बिंदु पढ़ाया जाएगा या शिक्षण करवाया जाएगा वो शिक्षण बिंदु आ जाएगा। तो पहला शिक्षण बिंदु है नहरों का इतिहास। तो छात्र अध्यापिका इसका प्रस्तुतिकरण देगी। राजस्थान में नहरों का विकास स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहां से सन 1927 ईस्वी में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंचाया गया। तो इसके पश्चात जो छात्र कथन वाला कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट जो कार्य है उस वाले कॉलम में आप लिखेंगे, सन 1927 में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंचाया गया, ये गंगा सिंह ने बनवाई थी। इस तरह से आपका श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जो छात्र अध्यापिका वाला जो कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछी जाती हैं और ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान जो पढ़ाया जा रहा है उससे इधर उधर भ्रमित नहीं हो या ध्यान भटके नहीं। तो छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंचाया गया, तो बच्चे उत्तर दे देंगे नहर से। फिर अगला प्रश्न छात्र अध्यापिका फिर से पूछा जाएगा, बीकानेर के तत्कालीन महाराजा कौन से? तो बच्चे उत्तर देंगे गंगा सिंह, क्योंकि बच्चों ने अभी अभी शिक्षण किया है या अभी भी पढ़ा है, तो बच्चे उसका आसानी से उत्तर दे देंगे ताकि उनका ध्यान इधर उधर भटके नहीं। इसके पश्चात में जो आपका जो आपकी जो प्रशिक्षण डायरी या पाठ्य योजना डायरी उसके अंदर जो अगला वाला जो पेज है उस पेज के ऊपर आपको इसी तरह से फिर से आपको 5 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बन जाएगा छात्र अध्यापिका कथन का और तीसरा कॉलम बनेगा छात्र कथन का, चौथा कॉलम बन जाएगा विधि का और पांचवा कॉलम इसी तरह से बन जाएगा श्यामपट्ट कार्य का। तो इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बना लेना है। 5 कॉलम बना लेने के पश्चात में जो आपका पहला वाला कॉलम है शिक्षण बिंदु, तो उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपका शिक्षण बिंदु लिखेंगे आप गंगा नहर व इंदिरा गांधी नहर। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। और जो छात्र अध्यापिका कथन में, इस छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका इस शिक्षण बिंदु का क्या दिया जाएगा? प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे गंगा नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया गया। इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के कंवरसेन ने दिया। 1952 में पंजाब व सतलज नदी के संगम पर के बैराज बांध बनाकर इसका काम शुरू किया गया। तो इस तरह से छात्र अध्यापिका द्वारा इसका क्या दे दिया? प्रस्तुतिकरण दे दिया जाएगा। और छात्र कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी चल रही है? आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर ये वाली चीज़ आप लिखी दी, जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद में आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न, या मैंने पहले बता दिया कि पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर भटके नहीं। तो पहला प्रश्न है सतलज नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है? तो बच्चे उधर देंगे हरि के बैराज बांध बना हुआ है। दूसरा प्रश्न गंगा सिंह नहर किसने बनवाए? तो बच्चे उत्तर देंगे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाए, क्योंकि बच्चे इसका क्या आसानी से उत्तर देंगे, अभी भी पढ़ाए। इसी प्रकार आपको अगले वाले पेज पर इसी तरह आपसे फिर से 5 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा कॉलम छात्र कथन, चौथा कॉलम विधि और पांचवा कॉलम श्यामपट्ट कार्य का। इस तरह से 5 कॉलम बना लीजिए। और शिक्षण बिंदु वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको हेडिंग डालें भरतपुर नहर। तो इसका छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। भरतपुर नहर, इस नहर का निर्माण पश्चिमी राजस्थान के लिए किया गया था। यह केवल भरतपुर जिले में सिंचाई के लिए, इस नहर के अतिरिक्त विभिन्न छोटे छोटे बांध निकटों तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। केवल आदि अभ्यारण्य भी इसी जिले में है। तो इस तरह से इसका प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापिका द्वारा दे दिया जाएगा।
और जो छात्र कथन वाला कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी चल रही है, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको ये वाली चीज़ मैंने लिख रखी है ब्लैक बोर्ड पे, तो वो वाली चीज़ आपको इसमें लिख देनी है। उसके बाद में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न, तो पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न आप इसमें से लिख दीजिएगा। यहीं पर आपके जो पाठ्य योजना है वो समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात में जो कि छात्र अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया है, तो ये छात्र अध्यापिका का ये कर्तव्य है कि बच्चों ने जो पाठ पढ़ा है वो कितना उनको स्मरण में हुआ है या कितना उनको याद रहा है, तो इसका पता करने के छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। तो मूल्यांकन प्रश्न बनाएगी छात्र अध्यापक या अध्यापिकाएं। तो मूल्यांकन प्रश्न आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे बसद वाले या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, या लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन, तो किसी प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बनाया है किस नहर को मरुगंगा कहा जाता है, तो बसद जिसमें से जो भी सही तो बच्चे उसके ऊपर टिक लगा देंगे। तो भरतपुर नहर खालिस्तान जिले में सिंचाई की जाती है, तो इस तरह से जिस जिले में खालिस्तान तो बच्चे उसमें लिख देंगे खालिस्तान में जिस नहर में। राजस्थान में नहरों का निर्माण करने वाले अहम मुख्य रूप से कौन से मारा जाता है, तो उसके बारे में जो बच्चे हैं उसको लिख देंगे। उसके पश्चात में आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है गृह कार्य। तो गृह कार्य आप बच्चों को इस प्रकार से देंगे जिस घटनाएं के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है। कहने का मतलब जिस घटनाएं के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है तो उस प्रकार से आपको गृह कार्य दे देना है। जैसे मैंने दिया है गृह कार्य, नहरों के इतिहास के बारे में लिखो, इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताइए। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें, और जो रेड आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।